मैंने आप लोगों को बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो आवेशों के बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, जो बल है यह आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में। इस नियमानुसार इनका स्टेटमेंट, इस नियमानुसार उन्होंने बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये स्टेटमेंट है। इसका गणितीय रूप में व्याख्या कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच लगने वाला जो बल है वो कैपिटल F है। मैं मान लेता हूँ, माना Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक
दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है यदि उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F हो तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने बताया कि जो F है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1। और जो बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 दोनों में बल इन दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करके लिखने पर जब इनको संयुक्त कर देंगे तो ये हो जाएगा, संयुक्त करने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे R का वर्ग। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लेते, F बराबर स्मॉल के लिए तो Q1 इंटू Q2 बटे R का वर्ग। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देते, जहाँ स्मॉल के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति तथा आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु, जल, कांच, अभ्रक, रेत, है ना। अब ये होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण निकाला जाएगा कूलाम के नियमानुसार, उसमें F का जो फार्मूला होता है वो F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R वर्ग के रूप में दिया जाता है। अब इस फार्मूले को SI पद्धति में कैसे लिखते हैं और CGS पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है ना। यहाँ लिखते हैं नंबर 1 SI पद्धति में भी लिखेंगे तो उसके लिए भी वायु या निर्वात रहेगा और कोई माध्यम रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल k का जो मान रहता है वो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखना होगा, जहाँ एप्सिलॉन 0 को बोला जाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, कहा जाता है। तो चलिए समीकरण 1 नहीं आ गई, समीकरण 3 आएगा ना। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, F का मान इस प्रकार आएगा, F K का मान कितना रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R का वर्ग। यह आएगा SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इस प्रकार लिखा जाता है ना।
इसको थोड़ा सा संख्यात्मक रूप में भी अपडेट कर सकते हैं, चूँकि एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.854 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग, मीटर वर्ग होता है। जब हम इस मान को यहाँ रखते हैं, एप्सिलॉन 0 के मान को, और पाई के मान 22/7 को यहाँ पर रख के हल करते हैं, तो जो स्मॉल k की वैल्यू आती है, या स्मॉल k की वैल्यू या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति कूलाम स्क्वायर आती है। तो स्मॉल k की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी रख सकते हैं, या स्मॉल k की वैल्यू आप 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग आती है। ये वैल्यू कैसे आएगी? जब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू और पाई की वैल्यू रखूँगा और इसको सॉल्व करूँगा तो k की वैल्यू इतनी आती है ना। तो इस आधार पर f का जो मान होगा वो 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/r² भी लिखा जा सकता है SI पद्धति में वायवीय निर्वात के लिए। नंबर B, SI पद्धति में यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो स्मॉल k था उसका मान रखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस आधार पर जो समीकरण 3 से f का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2/r², ये आएगा। फिर यहाँ आपको एक कंडीशन और ध्यान रखना है ना, चूँकि इस कंडीशन के बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको, या बता दिया था क्लास में। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 × k होता है, ये कैपिटल K है ना, और नियतांक में स्मॉल k लिया था मैं, याद रखेंगे कैपिटल K, जहाँ कैपिटल K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, ध्यान रखेंगे। तो एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन 0 की भी लिख सकते, तो ये हो जाएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × k Q1 × Q2/r²। तो ये होते हैं SI पद्धति में कूलाम के नियम से जो बल का मान आता है, SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इसे इस प्रकार लिखा जाता है, संख्यात्मक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। और वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होता है तब कूलाम के नियम को इस प्रकार लिखा जाता है, और माध्यम के परावैद्युतांक के टर्म्स में इस प्रकार लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये हो गया SI पद्धति। अब CGS पद्धति में नंबर 2, CGS पद्धति में कूलाम के नियम को कैसा लिखा जाता है, तो उसमें भी नंबर ए, यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात
हो। तो ऐसी कंडीशन में जो अनुपातिक नियतांक लिया था स्मॉल के, उसका मान 1 लेते हैं सीजीएस पद्धति में। तो समीकरण 3 से कूलॉम का नियम के अनुसार एफ का मान हो जाएगा, P का मान 1 रखना है तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R का वर्ग। सिंपल है। इसमें दूसरी कंडीशन, यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त ये ना हो, वायु या निर्वात ना हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो, तो कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो तो स्मॉल के का जो मान है वो लिखा जाता है 1/K, जहाँ कैपिटल के है परावैद्युतांक, ठीक है, जहाँ कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस आधार पर एफ का मान हो जाएगा समीकरण 3 से 1/K Q1 इंटू Q2 बटे R का वर्ग। तो सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान 1 रखना है, तो कूलॉम के नियम अनुसार समीकरण 3 से जो एफ का मान होगा वो इस प्रकार लिखेंगे। यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो तो स्मॉल के का जो मान रहता है वो 1/K लिखते हैं, जहाँ कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। और ऐसी कंडीशन में कूलॉम के नियम से जो बल का मान आता है उसे सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम पर इस प्रकार लिखा जाता है। ऐसा ही पद्धति में मैंने इसको पहले बता दिया है ना। तो ये हो गया यहाँ पर कूलॉम का नियम।